सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का ऑप्टिक्स प्रकाशिकी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स लाया हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान देंगे इस तरफ। फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर क्लास 12। ये कौन सा चैप्टर का? ऑप्टिक्स प्रकाशिकी चैप्टर का। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उस क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं किस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, सूत्र न्यू2 बाय वी माइनस न्यू1 बाय यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर को स्थापित करें। इस क्वेश्चंस को आप लोग ना प्रीवियस ईयर में बहुत बार देख चुके होंगे। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, और मैं आप लोग को बार बार बोला, जिस तरीके से एग्जाम नजदीक आते जा रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जितने से अधिक बार आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, खास करके तो मैथ में। ठीक है ना, मैथ में हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगभग पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर कंप्लीट कर ले। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत सा बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, इस क्वेश्चंस को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात तो गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन भी पूछ लेगा, या फिर बोलेगा कि सूत्र न्यू2 बाय वी माइनस न्यू1 बाय यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर को स्थापित करें। इस क्वेश्चंस को 2 तरीके से पूछा जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या हो जाता है ना कि उत्तल सतह के लिए भी यही फॉर्मूला निकलता है और अवतल सतह के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला निकलता है। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, उत्तल सतह के लिए गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन उत्तल सतह के लिए प्राप्त करें। क्या मैं बोला? गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन उत्तल सतह के लिए प्राप्त करें। ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा हो गया गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन अवतल सतह के लिए प्राप्त करें। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या हो गया? सीधा का सीधा सूत्र न्यू2 बटे वी माइनस न्यू1 बटे यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर को स्थापित करें। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना 5 मार्क्स में, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला निकलता है। उत्तल में भी आपका न्यू2 बटे वी माइनस न्यू1 बटे यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर ही निकलता है, और अवतल में भी हमारा क्या निकलता है? न्यू2 बटे वी माइनस न्यू1 बटे यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर निकलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों में सेम ही निकलता है, बस दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। उत्तल अलग हो गया, अवतल अलग हो गया। तो आप लोग एग्जाम में सिर्फ अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिया ना, तो आप उत्तल या अवतल दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछता है तो उत्तल में से अवतल, उत्तल सतह के लिए लिखे या फिर अवतल सतह के लिए लिखे, तो मार्क्स उतना ही मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आज का मैं किस तरीके से। देखिए, तो उत्तल सतह के लिए जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट, मतलब कि उत्तल सतह के लिए समझने के लिए भी आसान होता है और एग्जाम में इसको लिखने में देख टाइम भी नहीं लगता। ठीक है ना, तो उत्तल सतह के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग एग्जाम में अगर ये वाले क्वेश्चंस आए तो उत्तल सतह के लिए आंसर को लिखें उसमें। ठीक है ना, उत्तल सतह के लिए थोड़ा अच्छा भी है। तो चलिए देखते हैं उत्तल सतह के लिए मैं किस तरीके से इसके आंसर्स को लाया हूं। ठीक है ना, आप लोग देखेंगे कि आंसर का ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड को देखना। ठीक है ना, मतलब आंसर को लिखने का तरीका कैसा है। तो मैं आप लोग को, देखिए आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से लिखना मैं वो बता रहा हूं। ठीक है ना, एग्जाम में आंसर को लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, तभी आपकी मार्क्स जो होगी वो सबसे अलग होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूंगा लिखना, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपने को सबसे पहले इसमें फिगर बनाना है। फिगर आप लोग को समझ में आ रही है? फिगर बनाना। तो चलिए मैं जो यहाँ पे लिखा हूं उसके थ्रू मैं फिगर को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लाइन है इसमें, माना न्यू1 और न्यू2 अपवर्तनांक वाले 2 माध्यमों को अलग करती हुई कोई उत्तल सतह। क्या बोला गया? न्यू1 और न्यू2 अपवर्तनांक वाले। देखिए, ये हो गया न्यू1 मीडियम और ये हो गया न्यू2 मीडियम। ओके, तो 2 माध्यम है हमारा, एक है माध्यम न्यू1 माध्यम और दूसरा न्यू2 माध्यम। ठीक है, न्यू1 और न्यू2 अपवर्तनांक वाले 2 माध्यमों को अलग करती हुई कौन सा सतह है हमारा? एक उत्तल सतह है। कौन सा सतह? ये उत्तल सतह। तो न्यू1 और न्यू2 मीडियम को अलग करती हुई कोई दो माध्यमों को अलग करती हुई कोई उत्तल सतह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका वक्रता केंद्र सी है। देखिए किस तरीके से लिखा जा रहा है, एकदम सिंपल सरल भाषा में लिखना है और आंसर को अच्छे से लिखना है। इसका वक्रता केंद्र क्या है हमारा? सी है। इसका वक्रता केंद्र हमारा क्या है? सी है। इसके मुख्य अक्ष पर ओ कोई वस्तु बिंदु है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? मुख्य अक्ष पर ओ क्या हमारा? कोई वस्तु बिंदु है। ठीक है,
अब देखिए जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है और इसका इमेज कहाँ बनता है, यहां से सेंटर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, आई पे बन रहा है यहाँ पर। तो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पे बनता है। ओ से आती हुई आपतित किरण आप लोग को दिख रही है, ओ से आती हुई आपतित किरण के लिए एम आपतन बिंदु है। देखिए यहाँ पे ओ से आती हुई आपतित किरण के लिए एम क्या हमारा, आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ फिगर में ओ से आती हुई आपतित किरण के लिए यहाँ पर जो एम है, ये एम है हमारा, ये पॉइंट जो है एम क्या हमारा आपतन बिंदु है। ओ से आती हुई आपतित किरण के लिए एम हमारा आपतन बिंदु है, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, सी एन आपतन बिंदु एम पर डाला गया अभिलंब है। क्या बोला गया, सी एन आपतन बिंदु एम पर डाला गया अभिलंब है। चलिए देखते हैं सी एन कहां पे है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा सी और एन, यहां पर से नॉर्मल वाला सी एन जो है ये आपतन बिंदु एम, ये बिंदु एम हो गया, इस पर डाला गया क्या है, एक अभिलंब है। सी एन आपतन बिंदु एम पर डाला गया अभिलंब है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट को क्या बोला जा रहा है, सी एन आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। अब बोला जा रहा है आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। क्या बोला जा रहा है, आपतन कोण आई, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा क्या आई है, आपतन कोण आई, और ये आर क्या हमारा अपवर्तन कोण है। तो देखिए जिस फिगर में आप लोग जितने सारे मतलब कि जो जो चीज को आप लोग लिखे हैं फिगर में, ठीक है ना, जो जो चीज को आप लोग इसमें एंटर किए हुए हैं, तो उन सारे के सारे को बताना है, इसको मतलब कि डिफाइन करना है कि इसमें ये क्या है वो क्या है, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं यहाँ पे भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ से क्या है, ठीक है ना, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये एम पॉइंट है ये क्या है, ठीक है ना। यहाँ जो सी एन है ये क्या ढो रहा है, तो सी एन हमारा क्या आपतन बिंदु एम पर डाला गया अभिलंब है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एंगल आई है, तो एंगल आई क्या है, तो आपतन कोण है, और एंगल आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो मैं सारे के सारे चीज को डिफाइन कर दिया कि न्यू 1 मीडियम हो गया, न्यू 2 मीडियम हो गया, तो ये सारे की चीज डिफाइन हो गया। अब बच्चा अब आप लोग का आ रहा है ये एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है टोटल का टोटल, तो अब आप लोग को उसके बारे में बताना है। देखिए एक एंगल बन रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, एम ओ पी, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा एम ओ पी, जिसका एंगल क्या है हमारा अल्फा है। देखिए यहाँ पे इसको भी मैं लिखा हूं अच्छे से लिखना है। माना एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, क्या बोला गया, एम ओ पी इक्वल टू अल्फा, एम सी पी इक्वल टू बीटा, एम सी आई इज इक्वल टू थीटा। एम ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, एम सी पी इज इक्वल टू बीटा, एम सी आई इज इक्वल टू थीटा। चलिए फिगर में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एम ओ पी हमारा क्या है, अल्फा हो गया, एम सी पी हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया, एम और सी आई, देखिए यहां से एम सी आई हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो कौन कौन सा बना, एम ओ पी अल्फा, एम सी पी बीटा और एम सी आई हमारा थीटा बन गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला जा रहा है। तो ट्रायंगल क्या बोला गया, ट्रायंगल ओ एम सी में, किसमें, ट्रायंगल ओ एम सी में आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ट्रायंगल ओ एम सी में आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एम सी आई में बीटा इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। देखिए कैसे हो रहा है, ट्रायंगल ओ एम सी बोल रहा है, ठीक है। ट्रायंगल ओ एम सी के बारे में मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम सी कहां पे है, ध्यान से, ओ एम सी ये बोला गया ना, ट्रायंगल ओ एम सी। देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है, ओ एम और सी, ये वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है ना ट्रायंगल ओ एम सी में। ट्रायंगल ओ एम सी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल ये हमारा क्या है, त्रिभुज के अंदर वाला कोण है, अल्फा और बीटा क्या हमारा त्रिभुज के अंदर वाला कोण है, और ये एंगल आई क्या, ये हमारा बाह्य कोण है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर क्या होता है, अंदर वाले कोणों का योग होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर अंदर वाले कोणों का योग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग बोल सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल फिर यहाँ पे एम सी आई में बोला जा रहा है, दूसरे वाले में एम सी आई में कौन कौन आ जाएगा हमारा, थीटा और आर और बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे बीटा हमारा क्या बाह्य एंगल है, और आर और थीटा क्या हमारा अंतः एंगल है त्रिभुज का, ठीक है ना, अंतः कोण है त्रिभुज का। तो देखते हैं इसका इक्वेशन किस तरीके से यहाँ पे। तो देखिए आप लोग ट्रायंगल ओ एम सी में बाह्य कोण कौन था हमारा, आई था, और अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा अंदर का कोण। तो बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए एमसीआई में क्या था हमारा, बीटा था, बीटा क्या था बाह्य कोण, और आर प्लस थीटा क्या था हमारा अंदर कोण, मतलब कि बाह्य कोण बराबर अंतः वाले कोणों का योग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर से देखिए मुझे एंगल चाहिए, मैं सबसे पहले आप लोग को बताया था ना अपवर्तन कोणों के बारे में,
आपतन कोण के बारे में, सॉरी। तो ये दोनों का एंगल चाहिए मुझे, आई और आर का। तो आई का वैल्यू तो पता चलिए अल्फा प्लस बीटा है। अब देखिए बीटा का कैसे होगा, बीटा का आर प्लस थीटा, तो यहाँ पर से आर ले लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, बीटा में माइनस हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है ना, साइन आई बाय साइन आर। तो अपवर्तन के दूसरे नियम से साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू न्यू टू बाई न्यू वन। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यू वन मल्टीप्लाई बाय साइन आई इज इक्वल टू न्यू टू मल्टीप्लाई बाय साइन आर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया। साइन आई और साइन आर के छोटे मानों के लिए, साइन आई और साइन आर के बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर। ना अब देखिए यहाँ पर से न्यू वन तो ठीक है, साइन आई की जगह पे आई रख दीजिए, क्योंकि साइन आई को हम लोग आई माने इसका छोटा वैल्यू, और साइन आर का आर माने हैं तो न्यू टू इंटू आर कर दीजिए। ये मिल गया हम लोग का इक्वेशन 3, न्यू वन आई इज इक्वल टू न्यू टू आर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, मतलब समीकरण 1, 2 और 3 से न्यू वन अल्फा प्लस बीटा कैसे हुआ, देखिए समीकरण देखिए, न्यू वन अल्फा प्लस बीटा कैसे हुआ। पहली बात तो यहाँ पे क्या न्यू वन इंटू आई है हमारा, तो आई के जगह पे हम लोग सबसे पहले कौन सा वैल्यू निकाले थे, आई इज इक्वल टू क्या निकला था हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और आर इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा निकाले थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे न्यू वन आई था हमारा, यहाँ पे हमारा क्या था, न्यू वन आई, आई की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो न्यू वन इंटू अल्फा प्लस बीटा, और आर की जगह पे बीटा माइनस थीटा पुट करेंगे, तो न्यू टू इंटू बीटा माइनस थीटा। अब देखिए अल्फा बीटा और थीटा के छोटे मानों के लिए हम लोग किस चीज को यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं, अल्फा बीटा और थीटा के छोटे मानों के लिए अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, और थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा था न्यू वन, तो न्यू वन अल्फा को क्या माने 10 अल्फा प्लस बीटा को 10 बीटा इज इक्वल टू न्यू टू का बीटा माइनस थीटा था, तो न्यू टू इंटू 10 बीटा माइनस 10 थीटा। अब देखिए 10 अल्फा इज इक्वल टू पी एम बाई पी ओ प्लस पी एम बाई पी सी, 10 अल्फा 10 बीटा। चलिए मैं आप लोग को फिर से एक बार फिगर के पास लेके चलता हूँ। यहाँ से आप लोग ध्यान देखेंगे 10 अल्फा के बारे में बोला गया ना, 10 अल्फा देखिए यहाँ से ये वाला ट्रायंगल देखिए 10 अल्फा, तो 10 अल्फा क्या लूंगा, इसी के पास का ना पीएम, तो पीएम बाय पी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, ये पी बाय बी होता है ना, 10 का क्या होता है, 10 का जो 10 थीटा होता है ये हमारा क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो पी बाय बी के लिए अल्फा का यहाँ से पीएम हो जाएगा और यहाँ से पी हो जाएगा, ठीक है। और 10 बीटा का यहाँ पर से देखिए आप लोग, 10 बीटा का जब आप लोग देखेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को बताया गया था यहाँ पे कि 10 अल्फा का किस तरीके से निकलेगा, पीएम बाय पीओ, पीएम बाय पीसी। तो पीएम बाय पीसी ये देखिए tan थीटा का जो होता है हमारा पी बाय बी होता है, तो पी बाय बी के थ्रू यहाँ पर से निकल रहा है, ठीक है ना, उसका वैल्यू। तो पीएम बाय पीओ प्लस पीएम बाय पीसी इज इक्वल टू न्यू टू, अब tan बीटा तो पीएम बाय पीसी, तो पीएम बाय पीसी ही रहेगा, ठीक है, माइनस tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पीएम बाय पी आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या करना है आपने को, पीएम कॉमन ले लेना, ये वाला जो पीएम है दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेना, तो न्यू वन अंदर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू वन बाय पी ओ प्लस न्यू वन बाय पी सी इक्वल टू, अब यहाँ पर भी पीएम कॉमन है तो पीएम को क्या लेना है, कॉमन ले लेना, ठीक है। तो न्यू टू बाय पी सी माइनस न्यू टू बाय पी आई, पीएम क्या हो गया यहाँ से कट हो गया। अब देखिए पीओ इज इक्वल टू माइनस यू, पीओ इज इक्वल टू माइनस यू, पीसी इज इक्वल टू आर, पी आई इज इक्वल टू भी। कैसे हुआ अभी देखिए, पीओ इज इक्वल टू माइनस यू आ रहा है और पीसी इज इक्वल टू आर आ रहा है, पी आई इज इक्वल टू भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिर से फिगर में पीओ यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी बोला जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस यू बोला गया, ठीक है। पी से सी की दूरी हमारा आर बोला गया, और फिर पी से लेकर के आई की दूरी हमारा क्या बोला गया, भी बोला गया। तो ये वाला यहाँ पे आप लोग को बताया गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर से आप लोग को यही बताया गया था कि पी ओ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस यू, और पी सी इज इक्वल टू आर, और पी आई इज इक्वल टू भी। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्या निकलेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट निकलता हम लोग का न्यू वन माइनस यू बट प्लस न्यू वन बाय आर। कैसे निकला, तो आप लोग को पहले यहाँ पे दिख रहा था न्यू वन बाय क्या बचा था, पीओ का वैल्यू हम लोग माइनस यू पुट किए यहाँ पे,
और फिर न्यू1 बटे यहाँ पे क्या बच रहा था, पी से सी का वैल्यू। तो पी से सी का क्या निकला था हम लोग का, आर निकला था, तो आर का वैल्यू पुट किए। फिर यहाँ पर से न्यू2 बटे पी सी था, तो आर वैल्यू पुट किया माइनस न्यू2 बटे वी। यहाँ से पी से कहाँ तक का था, ये हमारा इमेज जहां बना था, ठीक है। तो पी आई का क्या निकला था, वी निकला था, न्यू2 बटे वी हो गया। तो अब यहाँ पर से निकल जाएगा हम लोग का, देखिए न्यू2 बटे वी था हमारा यहाँ पे क्या, माइनस वाले पॉइंट पे। तो आप हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट में लाएंगे, इक्वल टू के लेफ्ट में लाएंगे न्यू2 बटे वी को। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो न्यू2 बटे वी माइनस न्यू1 बटे यू, ये वाला माइनस है हमारा न्यू1 बटे यू, तो माइनस न्यू1 बटे यू इज इक्वल टू न्यू2 बटे आर तो हमारा था ही। अब इस वाले को कहाँ लेके जाएंगे, इस इक्वल टू के राइट में लेकर के जाएंगे न्यू1 बटे आर को। तो न्यू1 बटे आर को जब इक्वल टू के राइट में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा न्यू2 बटे वी माइनस न्यू1 बटे यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर हो गया। तो देखिए आप लोग को ये अभी लग रहा होगा बहुत लॉन्ग, ठीक है ना, लेकिन जब आप लोग इस क्वेश्चंस को 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आसानी से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। 5 मार्क्स में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेक्टिव होते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी सिलेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में आता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिक्स का कुछ इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी जो उसी के अंदर में आता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आएगा कि 1/f इज इक्वल टू 1 न्यू माइनस 1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 को R2 सूत्र को स्थापित कर। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस भी क्या आया होगा आप लोग का, बहुत बार आया होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को भी लिखने के बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। इस क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है वो उस फॉर्मूला को कहते हैं हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे बस एक ही टाइप से दिया रहेगा। मैं आप लोग के यहाँ पे 3 टाइप से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। और आज मैं आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द लाया हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की पढ़ाई में अगर होने वाली कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी सॉल्यूशन मिल सकती है। तो शेयर जरूर करें वीडियो को और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आज कुछ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लाया हूं, तो आप लोग जरूर सुनेंगे उस वर्ड को। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसको कितने तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस में आप लोग को प्रीवियस ईयर में दिया गया होगा 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1 बटे R2 सूत्र को स्थापित करें। अब देखिए इसको इस तरीके से पूछ लेगा कि पतले लेंस से अपवर्तन के लिए सिद्ध करें 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1 बटे R2। और इसी में अगर 5 मार्क्स में देगा तो दोनों चीज को बोलेगा प्रूफ करने के लिए कि 1/f इज इक्वल टू न्यू2 बटे न्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 को भी स्थापित करें, या फिर बोल देगा लेंस मेकर फॉर्मूला को क्या करें आप लोग प्रूफ करें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को इस ट्रेंड में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए जिस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग फिगर बनाएं, फिगर बनाने के बाद उसको ओवरव्यू करें, ठीक है ना, कि उसमें क्या क्या आप लोग डाले हैं, फिगर में आप लोग क्या क्या बनाया है आप लोगों ने। तो चलिए फिगर के साथ साथ मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, माना न्यू1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में न्यू2 अपवर्तनांक वाले एक पतला उत्तल लेंस ए बी है। क्या बोला, न्यू1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में, ये पूरा का पूरा जो मीडियम है हमारा, ठीक है ना, लेंस के बाहर का जितना भी सारा का टोटल मीडियम है ये हमारा न्यू1 का मीडियम है, ठीक है। और लेंस के अंदर वाला जो मीडियम है ये हमारा कौन सा मीडियम है, न्यू2 का मीडियम है। तो आप लोग क्या देखिए तभी न्यू1 वाला जो मीडियम है हमारा लेंस के बाहर का, ये जो पतला लेंस है इसके बाहर का टोटल जो मीडियम है हमारा न्यू1 का है, और इस लेंस के अंदर का कौन सा हमारा न्यू2 है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला जाए। देखिए मैं आप लोग के लिए अलग से एक फिगर भी लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या बोला जा रहा है। लेंस के मुख्य अक्ष ए पर ओ कोई वस्तु बिंदु है। क्या बोला, क्या लेंस के मुख्य अक्ष ए पर, देखिए लेंस का मुख्य अक्ष ए पर ओ क्या हमारा कोई वस्तु बिंदु मींस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, ओ से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस की सतह एपीबी पर पड़ती है। क्या बोला गया, ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस की सतह किस पे पड़ रही है, ये लेंस है हमारा पूरा का पूरा, जिसका एक सरफेस मान लिया एपीबी और एक्यूबी। तो ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस की सतह एपीबी पर पड़ती है। किस पे पड़ रही है, एपीबी वाले पार्ट्स पे पड़ रही है ना, लेंस के एपीबी वाले पार्ट पे। तो ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के एपीबी वाले सतह पे पड़ती है, ठीक है। और अपवर्तित होकर, क्या बोला जा रहा है, और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के आई डैश पर मिलती। क्या बोला गया, ध्यान से,
और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के आई डैश पर मिलती। जब ये अपवर्तित होती, यहां से लेंस के अंदर से गुजरती, तो अपवर्तित होकर मुख्य सतह के आई डैश पर मिलती है, ठीक है ना। यदि सतह ए क्यू बी नहीं होती, कब मिलती? अगर जब सतह ए क्यू बी नहीं होती तो ये कहां मिलती? आई डैश पे मिलती। बट हुआ क्या कि जब ये किरण यहां से चला, ठीक है ना, जब ये किरण यहां से चला, जब ये यहां से आया, ठीक है ना, तो इस वाले लेंस में, मतलब लेंस के इस वाले पार्ट से भी, लेंस के इस वाले सरफेस से ये फिर क्या हो गया, यहां से थोड़ा अपना रास्ते को क्या कर लिया, मोड़ लिया, ठीक है ना। नहीं, अगर ए क्यू वाला रास्ता नहीं होता, ए क्यू बी वाला सरफेस नहीं होता, तो ये सीधा का सीधा कहां मिलता? आई डैश पे मिलता है। बट ए क्यू बी वाले सरफेस के होने के कारण ये कहां मुड़ गया, हमारा आई पे मुड़ गया। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, देखिए कितने अच्छे से बोला जा रहा, लिखा गया इसमें, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के आई डैश पर मिलती यदि सतह ए क्यू बी नहीं होती, लेकिन ए क्यू बी की उपस्थिति में आई डैश वस्तु का कार्य करता है। अब ए क्यू बी हमारा यहाँ प्रेजेंट है, तो आई डैश हमारा वस्तु का कार्य करेगा, तो इमेज हमारा कहां बनेगा? आई पर बनेगा। तो वस्तु कार्य करता है और इमेज हमारा आई पर बनता है, ठीक है। अब देखिए एपीबी और एक्यूबी की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 एंड R2 है। क्या बोला गया? एपीबी और एक्यूबी की वक्रता त्रिज्या जो है वो हमारा R1 एंड R2 है। तो अब देखते हैं नौ लेंस की सतह एपीबी के लिए, सबसे पहली बात एपीबी के लिए एपी वाले सरफेस के लिए हमारा पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू2 बटे वी डैश माइनस न्यू1 बटे यू। अब देखिए यहां से न्यू2 बटे वी डैश। अब देखिए ये वाले सरफेस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, बताइए आप लोग। एपीवी वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यही है। मैं यहाँ पे आप लोग को बताया कि अगर ये वाला सरफेस नहीं होता, ए क्यूबी वाला सरफेस नहीं होता, तो इमेज आई डैश पर बनता। बट ए क्यूबी वाले सरफेस के होने के कारण अब ये जो आई डैश है ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये आई जो है ये हमारा इमेज का काम करेगा, ठीक है। तो एक पीबी वाले सतह के लिए, एपी वाले सरफेस के लिए हमारा आई डैश ऑब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? आई डैश हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो चलिए, तो यहां से देखिए अब न्यू2 बटे वी डैश माइनस न्यू1 बटे यू, जिस तरीके से मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था न्यू2 बटे वी डैश, यहां से देखिए यहां इस वाले सेंटर से, ए बी वाले सेंटर से लेकर के इस ऑब्जेक्ट आई डैश वाले का, आई डैश तक का डिस्टेंस कितना, वी डैश एज्यूम किया हम लोग, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना एज्यूम किए? वी डैश, ठीक है। और ए बी से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस भी एज्यूम किए और ऑब्जेक्ट से ये वाला का डिस्टेंस तो यू। अभी यहां पर ये भी ऑब्जेक्ट है एपीबी वाले सतह के लिए। किसके लिए बोला गया? एपीबी सतह के लिए, एपीबी सतह के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? एपीबी सतह के लिए ऑब्जेक्ट हमारा आई डैश बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं न्यू2 बटे वी डैश माइनस न्यू1 बटे यू, न्यू2 बटे वी डैश माइनस न्यू1 बटे यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बटे आर, और न्यू1 बटे वी माइनस न्यू2 बटे वी डैश इज इक्वल टू न्यू1 माइनस न्यू2 बटे R2, ठीक है। R1 और R2 इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोग एज्यूम किए थे, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या क्या एज्यूम किए थे कि एपीबी और एक्यूबी की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे देखिए एपीबी और एक्यूबी की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 एंड R2 है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बोला गया। पहली बात तो एपीबी को हम लोग जब एज्यूम किए थे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आई डैश था, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था? आई डैश। और एपीबी और एक्यूबी के लिए हम लोग यहाँ पे फिर नीचे में किए हैं। तो चलिए अब देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 न्यू2 बटे वी डैश माइनस न्यू1 बटे यू प्लस न्यू1 बटे वी माइनस न्यू2 बटे वी डैश इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1, क्या दोनों में लगभग कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। अब देखिए कैसे, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा पहले बात। तो न्यू2 माइनस न्यू1 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर से 1/R1 ये पॉजिटिव ये निगेटिव मात्रा, 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से न्यू2 बटे वी डैश माइनस न्यू2 बटे वी डैश क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इन दोनों में न्यू1 क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा न्यू1। तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 बट इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि 1/F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है। 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, तो 1/V माइनस 1/U है, तो इसको हम लोग क्या F लिख सकते हैं। तो न्यू1 बटे F इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए इसलिए 1/F इज इक्वल टू, अब देखिए जब ये न्यू1 इस दोनों के नीचे में आएगा तो क्या बन जाएगा, जब ये न्यू1 इन दोनों के नीचे में आएगा तो न्यू2 बटे न्यू1 माइनस न्यू1 बटे न्यू1 होगा ना,
ये वाला ये हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, न्यू2 बटे न्यू1 -1, यही बचा ना, न्यू2 बटे न्यू1 -1। तो यहाँ पर मैं वही क्या हूँ, देखिए 1/f इज इक्वल टू, ये न्यू1 को इस तरफ आया, मतलब इक्वल टू के क्रॉस मल्टीप्लाई वाले हिस्से में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर से न्यू2 बटे न्यू1 -1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1/R2 हो गया। तो सबसे पहली बात आप लोग को जो यहाँ पे डिफाइन करने के, प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ये वाला देखिए, ये वाला 1/f इज इक्वल टू न्यू2 बटे न्यू1 -1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1/R2, यही बोला गया था ना। तो यहाँ पर आप लोग को डिफाइन होते हुए, प्रमाणित होते हुए दिख रहा है, 1/f इज इक्वल टू न्यू2 बटे न्यू1 -1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1/R2। ये आपका हो गया प्रूफ। अब हमारा बच क्या गया प्रूफ करने के लिए, एक तो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट बोला गया था 1/f इज इक्वल टू न्यू -1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1/R2, ये वाले को प्रूफ करना है। तो ये वाला प्रूफ करना, इसके बाद सिंपल हो गया। जैसे इसमें हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यदि लेंस हवा में हो तो लेंस का अपवर्तनांक न्यू, क्या बोला गया, यदि लेंस हवा में हो तो लेंस का अपवर्तनांक न्यू। तो अब देखिए न्यू2 बटे न्यू1 के जगह पे हम लोग क्या, न्यू2 को भी न्यू ही मान ली, न्यू1 को भी हम लोग न्यू एज्यूम कर लिए, न्यू2 को भी न्यू एज्यूम कर लिए। तो न्यू2 बटे न्यू1 के जगह पे आप लोग न्यू को पुट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं न्यू को पुट करके क्या मिलता है हम लोग को। जब हम लोग न्यू2 वाली जगह पे न्यू2 बाई न्यू1, यहाँ पे क्या था, न्यू2 बाई न्यू1 था, तो इस जगह पे न्यू पुट कर दिए। तो न्यू 1/f इज इक्वल टू न्यू -1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1/R2, हेंस 1/f इज इक्वल टू न्यू -1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1/R2। तो प्रमाणित हुआ ये वाला भी हम लोग का, सिंपल है। देखिए अभी आप लोग को थोड़ा समझाने में इतना लॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना, मुझे भी थोड़ा समय लग रहा है आप लोग को समझाने में, बट जब आप लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इन 2 क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और देखिए मैं आप लोग को जो भी बताया पीछे, ठीक है ना, उसमें आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम आए होगी, अगर कोई क्वायरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना, ताकि मैं उस क्वायरी को आप लोग को दूर कर सकूं, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो वीडियो को शुरू से फिर से देखें। तो चलिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताने वाला, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो अपवर्तित किरण क्या होता है हमारा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो अपवर्तित किरण सघन माध्यम में संचित होने लगती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखिए सघन हो गया हमारा डेंसर वाला, डेंसर को हम लोग न्यू2 एज्यूम किए हैं और रेयरर को, विरल को हम लोग न्यू1 एज्यूम किए, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये हमारा सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम है, ये वाला विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान जो ये एंगल आई है, अब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। कैसे होता है, देखिए जब ये वाला गया, फर्स्ट रो देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं फर्स्ट रो, तो ये तो सिंपल में चले गया। सेकेंड रो जब इस वाले माध्यम में विरल में गया तो ये थोड़ा मुड़ गया, मुड़ रहा है यहाँ पर से, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर से मुड़ गया। अब देखिए सेकेंड रो मुड़ा, थर्ड रो क्या हो गया ना, जब यहाँ पर से गुजरा, इस वाले सतह से विरल में जाना चाहिए, तो ये थोड़ा अधिक हम लोग का मुड़ के यहाँ पे आ गया, फिर से सघन माध्यम में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तो अपवर्तित किरण सघन माध्यम में संचित होने लगती है, बाद मतलब कि कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि अपवर्तित किरण सघन माध्यम में फिर से संचित होने लगती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इस घटना के होने के कुछ शर्तें भी हैं, ठीक है ना, कुछ कारण होंगी, कुछ शर्तें होंगी, तो उस शर्त को देखेंगे हम लोग। कंडीशंस क्या है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, प्रकाश किरण को क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा है हम लोग का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान किसके बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। तो एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आईसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। तो आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखे होंगे। तो आज के आप लोग के लिए जो मैं कुछ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लाया हूं, उस वर्ड को अब बोलने का समय आ गया है। सबसे पहली बात, आप लोग की प्रिपरेशन एग्जाम की कैसी चल रही है ये तो बता दें कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए तो आज की कुछ 2 वर्ड जो लाया मैं उसको बोलने की कोशिश करूंगा।
ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। इसका मतलब क्या हुआ, जब सीने में आग लगी हो तो कितने भी बड़े तूफान क्यों ना है वो जरूर थम जाते। तो ये बोर्ड एग्जाम क्या है। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।